आज एक बायो का क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, जिसमें दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिया है और उसको डाल दिया है आपके यूट्यूब चैनल्स पे, आप देख सकते हो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम द लाइफ साइंसेस। क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट इज सेल साइकिल एंड डिस्कस माइटोटिक सेल डिवीजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब ये क्वेश्चन है सेल साइकिल के साथ माइटोटिक सेल डिवीजन और उसका महत्व पूछा है मैंने। मियोसिस भी क्वेश्चन आ सकता है, उसे भी कवर करेंगे आगे। मैं एक क्वेश्चन जब हॉलिस्टिक टेस्ट लूंगा साइंस एंड टेक का, तो उसमें मैं वो कवर करूंगा और उसमें आपको बता दूंगा फॉर्मेट कि कैसे उसका आंसर्स करोगे। सो टुडे आई विल टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चरल साइंस। तो इस तरह से लाइफ साइंस के पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिजिक्स का भी मैंने क्वेश्चन किया था, कैप्लर्स लॉ मतलब प्लैनेटरी मोशन पे जो क्वेश्चन बनाया था, और लूनर इक्लिप्स के ऊपर, चंद्र ग्रहण के ऊपर, उसके स्टेजेस की कैसे चंद्र ग्रहण होता है मैंने डिस्कस किया था। तो आज जो दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस ईयर के लिए फॉर जेपीएससी मेंस, which will be conducted in 2026. तो अभी देखो कि यहाँ दो पार्ट है इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज सेल साइकिल एंड सेकंड डिस्कस माइटोटिक सेल डिवीजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो द फर्स्ट पार्ट व्हेन यू लुक एट ये क्वेश्चंस, अगर आप देखते हो पहला पार्ट यहाँ, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले सेल साइकिल को डिफाइन करेंगे और फिर उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है, यहाँ पर भी दो सब पार्ट्स हैं। पहला है डिस्कस माइटोटिक सेल डिवीजन। इन दिस आई विल डिस्कस द स्टेजेस थ्रू विच दिस डिवीजन टेक्स प्लेस, और दूसरा है इसका सिग्निफिकेंस। अब कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखें जिसमें हम दोनों पार्ट को कवर करें, क्योंकि जब भी सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस में, तो हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये पार्ट्स भी आपका कवर हो और ये पार्ट भी कवर हो। कॉन्क्लूजन भी आपका ऐसा होना चाहिए कि दोनों को मिलाकर आप कॉन्क्लूजन लिखेंगे। ये एक कंपलसरी पार्ट है आंसर राइटिंग का। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन ऐसा आप लिख रहे हो जिसमें केवल यही पार्ट से शुरुआत कर रहे हो। तो इंट्रोडक्शन में ये दोनों पार्ट्स मिक्स होने चाहिए, ऐसा आप इंट्रोडक्शन वीव करें। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सेल साइकिल। First of all, you have to understand what is cell and then you try to understand what is cell cycle. Cell मैंने बताया था what is cell. Cell is a structural and functional unit of life. सेल क्या है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कोई भी जो प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, उनमें से कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जिनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी उनकी बॉडी सेल की नहीं बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल वायरसेस। वायरस जो होते हैं उनका शरीर सेल्यूलर नहीं होता, उनके शरीर सेल्स से नहीं बनते। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें केवल दो ही चीजें होती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, और दूसरा प्रोटीन होता है। पर बाकी जो एनिमल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, और लोअर प्लांट या हायर प्लांट या लोअर एनिमल या हायर एनिमल, सभी का बॉडी सेल से बना होता है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज सेल? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी आपका शरीर, मेरा शरीर, सभी का शरीर सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं, वो सेल्स में एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है डिवीजन्स की। एक सेल डिवाइड करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, और सेल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं उसे। उसे कोशिका जनन या प्रजनन कहते हैं, या उसी को सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन भी कहते हैं हिंदी में। तो वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, समटाइम्स वन सेल इज डिवाइडेड एंड फॉर्म फोर सेल्स। वो डिपेंड करता है कि सेल्स बॉडी के किस पार्ट का है।
तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम लोगों को ये बताया कि सेल की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये सेल क्या होगा, डिवाइड कर कर दो सेल्स बनाएगा। और कभी कभी ऐसे भी स्टेज होते हैं कि ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा और 4 सेल्स बनाएगा। अल्टीमेटली इंड रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास 4 सेल्स बनेंगे। इसका मतलब है कि सेल्स का डिवीजन होमोजीनस नहीं है, हर जगह एक तरीके से सेल डिवाइड नहीं करते। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि मैंने कहा एक प्रक्रिया है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 बना रहा है, और एक प्रक्रिया है जहां एक सेल डिवाइड होकर 4 बना रहा है। तो आपको सेल डिवीजन समझना होगा। उसके लिए मैंने क्या कहा, सेल्स के बारे में थोड़ी जानकारी, और फिर कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो मैं बता दूंगा, लिखा भी है। अब एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रुडोल्फ वर्काओ। उन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, एक प्रोवर्ब है बायोलॉजी में, लाइफ साइंसेस में। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि ऑल सेल्स डेवलप और जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है, जनन हुआ है, प्रजनन हुआ है, विकास हुआ है, वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स से हुआ है। ये किसका स्टेटमेंट है, रुडोल्फ वर्काओ का। यानी जितने भी सेल्स हैं इस प्लैनेट के ऊपर, जितने भी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डेवलप हुई हैं। क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ होगा, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, इसने इस नए सेल्स को डेवलप किया। तो ये जो प्रक्रिया है कि फ्रॉम अ पेरेंट सेल्स द डॉटर शेल डेवलप, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसको कहते हैं सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म द न्यू सेल्स। उन्हीं न्यू सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डॉटर शेल बोलते हैं। डॉटर यानी पुत्री, बेटी। तो ये जो है ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सेल्स है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड होगा तो क्या बना दिया इसने, 2 न्यू सेल्स बना दिए, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। इसे आप क्या बोलते हो, डॉटर शेल बोलते हो, डॉटर शेल बोलते हो। ठीक है, ग्रीन पार्ट आएगा फिर। ठीक है, सो पार्डन, कुछ पूछा। सो मैंने क्या बताया कि एवरी सेल्स, एवरी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म द डॉटर शेल्स, न्यू सेल्स। अब ये न्यू सेल्स नंबर में 2 हो सकते हैं, नंबर में 4 हो सकते हैं, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल्स। अब समझिए, इन एनिमल सेल्स, अगर एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें टाइप ऑफ सेल्स देखोगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द एनिमल्स। हम उसे कहते हैं, एक टाइप होता है जैसे हमारे हाथ में, पैर में, स्टमक में, चिक में, ठीक है ना, ये जितने भी सेल्स हैं जो दिख रहे हैं उसे आप कहते हो सोमैटिक सेल्स। सो इन द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन, एक हो गया सोमैटिक सेल्स, उसे कहते हैं बॉडी सेल्स। आपके जो बॉडी के सेल्स हैं, कहीं से भी सेल निकाल लोगे, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। तो सेल 2 तरह के हो गए, एक बॉडी सेल्स जिसे हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। तो देखो यहां तो लिखा है, ये पीडीएफ मैंने शेयर किया है, ये तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, जो मैं बेसिक बता रहा हूं उसको समझ लो, तो सेल डिविजन्स लिखना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि व्हेन यू हैव टू राइट अबाउट द सेल साइकिल, बिकॉज इन our question we have to discuss about cell cycle, and we have to discuss about mitosis cell division, mitosis cell division and its significance, इसके महत्व को भी लिखना है। मैंने तुम्हें यह बताने की कोशिश की कि अगर ऐसा तुम्हें लिखना है तो सबसे पहले थोड़ा सा आप सेल्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन मैंने क्या कहा
कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखो मैंने बताया व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। And all the animals and plants bodies are made up of cells except certain organism like viruses, PPLOs, etc. आपने थोड़ा बता दिया कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेलुलर नहीं है, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि व्हेन यू लुक एट इन लिविंग्स plants and animals, what happened? There are two types of cells present in the body। दो तरह के सेल्स बॉडी में प्रेजेंट हैं। बेसिक्स बता रहा हूं, इससे आपको स्ट्रक्चर। व्हाट आर द सेल्स विच इज प्रेजेंट? वन इज कॉल्ड सोमैटिक सेल, एक को आप कहते हैं सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका, शरीर के अंदर जो पार्ट में होती हैं सोमैटिक सेल। और दूसरा है प्रजनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो दो तरह के सेल्स हैं, एक कायिक कोशिका, एक प्रजनन कोशिका, एक सोमैटिक सेल, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब यहां देखिए सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, ये है मान लो एक सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स। सच सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी everywhere. Such cells are present in all parts of the body except the reproductive part। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो सेल्स हैं, सेल्स प्रेजेंट इन reproductive part। For example, in case of animals including human, testis and ovarian cells are reproductive cell। ठीक है, तो आपने बता दिया। अब क्या होता है कि ये जो सोमैटिक सेल्स है, चूंकि आपसे पूछा सेल साइकिल और सेल डिवीजन, है ना, तो क्या है कि ये जो सेल है, अब इसका एक इनहेरेंट नेचर है कि ये डिवाइड करेगा और अपनी तरह का सेल्स बनाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। उसको सेल प्रजनन, कोशिका प्रजनन या कोशिका विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये सेल जो है, जब ये सेल डेवलप होता है तो साइज में छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे अपने साइज को ग्रो करता है। दूसरा, आपको पता है देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स
तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अगर यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो ये जो सेल्स है इसमें तुम क्या देखते हो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। आपने सुना होगा डीएनए क्या होता है, कॉन्डेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है, और हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है, वो वैरी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात करें तो क्रोमोसोम का नंबर 46 फिक्स्ड है, यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में, और ये 23 पेयर्स हर सेल्स में होंगे, करोड़ों सेल्स हैं, सभी सेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया होगी उसमें जब ये सेल डिवाइड करेगा तो सेल का साइटोप्लाज्म ही नहीं डिवाइड करेगा, सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा। और ये जो प्रक्रिया होगी सोमैटिक सेल में, यानी कि बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें जब डिवीजन होगा तो ये जो सेल्स बनेंगे, पहले ये सेल थोड़ा साइज में बड़ा होगा, डिवीजन के पहले अपने को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा, और प्रिपरेशन के बाद ये सेल डिवाइड करेगा दो छोटे सेल्स में जिनको आप डॉटर सेल्स कहते हैं। ये जो सेल्स होंगे ये पूरी तरीके से पेरेंट सेल्स से सिमिलर होंगे, एकदम एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होंगे। इसमें केवल डिफरेंसेस साइज का होगा, ये डिवीजन के बाद जब बनेगा ये छोटा होगा, लेकिन इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, ये सब सिमिलर होगा। तो यहां पर भी 46 क्रोमोसोम होगा और यहां भी 46 क्रोमोसोम होगा डिवीजन के बाद, और ये प्रक्रिया जो सेल डिवीजन की होती है इसे कहते हैं माइटोसिस। यानी माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, जहां पेरेंट सेल डिवाइड कर कर दो डॉटर सेल बनाते हैं। ये डॉटर सेल सिमिलर टू द पेरेंट सेल होते हैं इन जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज केमिकल कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट साइज, क्योंकि साइज शुरू में छोटा होगा। ठीक है, अब ये जो सेल बनेंगे ये फिर अपने आप को, अपने साइज को ग्रो करेंगे और अगले स्टेज के लिए तैयार होंगे। तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव सेल डिवीजन के बीच का ये जो स्टेज है जिसमें ये सेल अपने आप को फिर प्रिपेयर करता है डिवीजन को, उसी को कहते हैं सेल साइकिल। एक सेल डिवाइड हुआ, डिवीजन के बाद ये छोटा सेल फिर अपने आप को प्रिपेयर करेगा अगले स्टेज ऑफ डिवीजन के लिए। वो जो बीच का जो जनरेशन है इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है अगले डिवीजन के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल साइकिल क्या है मैं बता रहा हूं। तो सेल साइकिल में क्या होगा कि सेल अपने आप को पहले प्रिपेयर करेगा, और प्रिपेयर करने के बाद फिर वो डिवीजन शुरू करेगा, और फाइनली वो डिवाइड होगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन यानी सोमैटिक सेल है तो दो सेल बनेंगे। ठीक है, और दोनों इक्वल होंगे। इसीलिए माइटोसिस में, चूंकि अब देखो यहां अगर 46 है, इसमें भी 46 इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, और यहां भी 46 ही आएंगे, इसीलिए इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों? इक्वल आ रहा है सब कुछ, जो इसमें था वो सभी यहां है। That's why this division is called equational। बेसिक समझ लीजिए, फिर हम लोग आंसर्स को इजीली समझ लेंगे। अब देखो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं, जैसे ह्यूमन के केस में अगर मेल है तो मेल का जो टेस्टिस का सेल है, टेस्टिकुलर सेल, वो है रिप्रोडक्टिव सेल। वो टेस्टिस के सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर कर स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है और स्पर्म बनाते हैं। उसी तरह ओवेरियन सेल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जो ओवरी होती है फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में, उसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं तो ओवा बनाते हैं। ठीक है ना, ओव्यूलेशन एक प्रोसेस होता है, हर 28 दिन के ऊपर दो ओवरी है फीमेल में तो अल्टरनेट ओवा बनते हैं। वहां क्या सेल डिवीजन है? रिप्रोडक्टिव सेल यानी टेस्टिस के जो सेल डिवाइड करके स्पर्म बना रहे हैं, और ओवरी के सेल जो ओवा बना रहे हैं, कौन से सेल डिवीजन के थ्रू? मियोसिस के थ्रू। वहां माइटोसिस नहीं हो रहा है।
तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो डिवाइड करते हैं, यहां जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यह समसूत्री है। समसूत्री, सूत्र मतलब गुणसूत्र। माइटोस जो वर्ड है, माइटोस, इसका मतलब थ्रेड होता है। माइटोस का मतलब क्या होता है? माइटोस वर्ड का मतलब ही होता है थ्रेड। थ्रेड का मतलब यहां क्रोमोजोम से है। माइटोसिस में जो क्रोमोजोम है उसका नंबर सिमिलर है, सेल जो डिवाइड करके बनेंगे उसमें सिमिलर नंबर है, इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री। सम मतलब इक्वल, सूत्र मतलब गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम। तो समसूत्री विभाजन क्यों कहते हो? क्योंकि यहाँ गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम का नंबर इक्वल है। माइटोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोस यानी थ्रेड इक्वल आते हैं, इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? और मियोसिस देखो, मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध मतलब हाफ, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि वहां क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। क्यों, वो मैं बताऊंगा अभी। बेसिक समझ लीजिए, फिर इंट्रोडक्शन पर आएंगे। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होगा कि जो टेस्टिस के या ओवरी के सेल या कोई भी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होगा, वो भी पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा थोड़ा। जब प्रिपेयर कर कर अपना साइज वो बढ़ा रहा होता है तो उसके लिए भी एक नाम है, हम पढ़ेंगे सेल साइकिल में, हम उसको इंटरफेज स्टेज कहते हैं। तो एक इंटरफेज स्टेज होता है जिसमें सेल अपने साइज को खा पी के बड़ा करेगा, सेल डिवीजन के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं वो डेवलप करेगा अपने अंदर, फिर डिवीजन होगा। इसको कहते हैं इंटरफेज स्टेज। ये सेल साइकिल का एक पहला स्टेज है, वो भी 3 सब स्टेज में पूरा होता है, G1, S और G2 फेज। फिर जब ये हो जाएगा तो जाएगा ये इधर माइटोटिक फेज में या मियोटिक फेज में। मियोसिस जब होता है यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स जब डिवाइड करते हैं, तो पहला जो स्टेज होता है इसमें मियोसिस की खासियत है कि ये 2 स्टेज में पूरा होता है। पहला जो स्टेज है उसको हम कहते हैं मियोसिस 1। इसमें क्या होगा कि इसमें देखो, अगर ह्यूमन का केस है तो ह्यूमन के टेस्टिस या ओवरी का जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होगा। लेकिन जब ये सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद जब ये 2 डॉटर सेल बनेंगे मियोसिस 1 के बाद, तो इसमें 23 ही क्रोमोसोम रह जाएगा और इसमें 23, जबकि यहाँ 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम है, यहाँ केवल 23। यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, यहाँ पर हाफ हो गया। ठीक है, इसीलिए इस डिवीजन को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। इससे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो पहला ही स्टेज में रिडक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज कंटिन्यू होता है, तो ये जो एक सेल है ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में डिवाइड होता है, और ये भी 2 में डिवाइड होता है मियोसिस 2 के बाद। मियोसिस 2 में, यानी फाइनल स्टेज मियोसिस के बाद आपको 4 डॉटर सेल मिलेंगे, 4 डॉटर सेल। दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में तुम्हें 2 डॉटर सेल मिल रहे थे, मियोसिस में तुम्हें 4 डॉटर सेल मिलेंगे। मियोसिस में ये दोनों डॉटर सेल्स जो हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, जो पेरेंट सेल में था जितना उतना ही क्रोमोसोम इक्वल ही है। मियोसिस में ये चारों में क्रोमोसोम की संख्या, अब देखो यहां से फिर 23 का हाफ नहीं होगा, इसके बाद ये 23 जो है ये इसमें भी 23, इसमें भी 23 आएगा, इसमें भी 23, इसमें भी 23। यानी ये जो स्टेज है ये माइटोसिस की तरह है, जितना इसके पास था उतना ही इसमें गया, जितना इसके पास था उतना ही इसमें गया। तो मियोसिस 2 इज सेम लाइक माइटोसिस, ऐसा लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा करने के लिए तुम्हें। ठीक है, यानी इस स्टेज में क्रोमोसोम की संख्या ये पहले बढ़ाते हैं, फिर 2 सेल डिवाइड करके दोनों में इक्वल जाएगा। अब ऐसा क्यों, नेचर में ऐसा क्यों?
क्योंकि मैंने कहा कि अगर ये टेस्टिस का सेल है तो ये 4 डिवाइड करके ये जो 4 सेल बनाएंगे, यही 4 सेल 4 स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और अगर ये ओवरी होगा तो क्या 4 ओवा बनते हैं? नहीं, 4 सेल बनते हैं डिवीजन के बाद, लेकिन इनमें से केवल एक ही ओवा डेवलप हो पाता है और 3 छोटे छोटे सेल्स रह जाते हैं फीमेल में। इनको हम पोलर बॉडीज कहते हैं। एक ही ग्रो करता है, हर फीमेल का 1 महीने के बाद एक ही ग्रो कर पाता है, बाकी 4 जो बनते हैं उनमें से 3 छोटे रह जाते हैं, एक ग्रो करता है ओवा के तौर पर। अब अगर इस ओवा में 23 क्रोमोजोम है और ये स्पर्म मिला इसको, तो ये दोनों फ्यूज करके जो सेल बनाएंगे उस सेल को हम जाइगोट कहते हैं। उस जाइगोट में 46 क्रोमोजोम होगा, जिससे कि बच्चे का विकास होता है और बच्चे के शरीर में 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो नेचर ने मेंटेन करने के लिए क्रोमोजोम को रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि वहां क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाए, नहीं तो माता और पिता के स्पर्म और ओवा से हर बार क्रोमोजोम का नंबर डबल हो जाता। तो क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रखने के लिए नेचर ने क्या किया? मियोटिक सेल डिवीजन डेवलप हुआ और वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाता है। अब तुम्हें लिखना था सेल साइकिल और माइटोटिक सेल डिवीजन, लेकिन मैंने पहले आपको एक मियोसिस और माइटोसिस का बेसिक डिफरेंस समझा दिया, क्योंकि समझ आएगा तो आंसर्स वीव करने में आसानी होगी। लेकिन एक चीज तो मैंने क्या कहा कि यहां केवल साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, न्यूक्लियस का पहले डिवीजन हो रहा है। तो पहला स्टेज होता है न्यूक्लियस के डिवीजन का, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियन वर्ड न्यूक्लियस के लिए होता है, केंद्रक के लिए। और बाद में एक दूसरा स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस, जहां की सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, वो लास्ट स्टेज होता है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर, माइटोसिस के अंदर आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब लिखना है, फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस लिखना है। उसी तरह से जब मियोसिस लिखोगे तो मियोसिस 1, मियोसिस 2 का स्टेज तुमको कैरियोकाइनेसिस में, और लास्ट में मियोसिस 2 का लास्ट स्टेज साइटोकाइनेसिस। उसी तरह मियोसिस 1 का लास्ट स्टेज साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, बेसिक समझ में आ रहा है ना, टर्म को कैसे यूज करना है। तो ये मैंने बताया, लेकिन एक और बात मैं ध्यान में बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा माइटोसिस पर, मियोसिस पर नहीं पूछा है। तो हमें माइटोसिस को अपने इंट्रोडक्शन में डालना है, पर तुम बता सकते हो अपनी राइटिंग में पहला सेंटेंस कि cells are structural and functional unit of life, and in any animal's bodies or in any organism there are two type of cells, somatic cell and reproductive cell. Somatic cells divided through the process of mitosis, while the reproductive cells divided through the process of meiosis. इतना तो बता सकते हो। फिर आ सकते हो कि व्हाट इज सेल साइकिल, बताओगे। फिर बताओगे ये कि माइटोसिस को किसने ऑब्जर्व किया, किसने क्वाइन किया ये टर्म। फिर आ जाओगे प्रोसेस लिखने पे, इंट्रोडक्शन हो गया ना, जिसमें तुमने सारी बात बता दी। लेकिन यहाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, माइटोसिस और मियोसिस के साथ अगर इंट्रोडक्शन में वो भी डालेंगे तो थोड़ा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि मार्क्स आपको 40 नंबर का लिख रहे हो ना, नॉट द 15 मार्क्स लाइक यूपीएससी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी ना। तो एक और टर्म है आपके लिए, वो है अमाइटोसिस। क्वेश्चन पूछा नहीं है आपसे अमाइटोसिस, लेकिन माइटोसिस पूछा है, तो मुझे लगता है अमाइटोसिस भी बताना चाहिए इंट्रोडक्शन में एक लाइन। अमाइटोसिस कुछ लोअर एनिमल्स में होता है, ध्यान दो, कुछ लोअर एनिमल्स में होता है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में होता है। जैसे कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, आप ऐसी चीजें लिखिए जो आराम से याद हो, जैसे अमीबा, उसमें एक मेथड ये भी होता है, या प्लाज्मोडियम जिसको आप मलेरियल पैरासाइट कहते हो, समझ रहे हो। या फिर आप पैरामीशियम का नाम सुना है, सेल
स्लीपर एनिमल्क्यूल, ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है। इनमें जो प्रक्रिया होती है वो बहुत सिंपल होती है, वो माइटोसिस से भी सिंपल होती है। उसको हम अमाइटोसिस कहते हैं। देखने में वो एकदम माइटोसिस की तरह लगेगा, लेकिन उसमें डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस आप थोड़ा बता के अगर इंट्रोडक्शन में आगे निकलोगे तो डेट विल बी बेनिफिशियल। वो मेरे नोट्स में मेंशन है जो मैंने आपको भेजा है, उसमें अमाइटोसिस एक पैराग्राफ लिखा है मैंने, उसमें एक डायग्राम डाल दोगे जो अभी बनाऊंगा। अमाइटोसिस में जैसे मान लो कि ये अमीबा है, अमीबा कैसे भी बना लेते हो तो ये अमीबा हो जाता है, क्योंकि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये कोई भी शेप ले सकता है। अमीबा प्रायर टू सेल डिवीजन क्या होता है, ये अपने आप को जब ये प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए तो ऐसा हो गया, खाया पिया अपना और सारी चीजें उसने डेवलप कर ली, आरएनए, प्रोटीन, माइटोजेनिक फैक्टर जो चाहिए सेल डिवीजन के लिए, कुछ चीजें चाहिए होती हैं, वो चीजें डेवलप कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। अभी जब माइटोसिस पढ़ेंगे तो माइटोसिस की प्रक्रिया जब प्रोफेज शुरू होगी तो क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होने लगता है, खत्म होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है प्रोफेज स्टेज में। मेटाफेज में पूरी तरह खत्म हो जाएगा, एनाफेज मेटाफेज में नहीं दिखेगा, फिर टेलोफेज के एंड में आने लगेगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगेगा। अभी देखेंगे यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लास्ट तक इंटैक्ट रहता है। अंतर समझिए माइटोसिस और ए माइटोसिस। यहां भी एक सेल सिंपली डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट होता है और ये दोनों सेल सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल के, जैसा माइटोसिस में होता है, एकदम सिमिलर है। पर हम इसे क्यों नहीं इक्वेशनल डिवीजन, क्यों नहीं माइटोसिस कहते हैं, क्यों अमाइटोसिस कहते हैं? पहला तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी है। ये सेल कह लो चाहे इनका बॉडी कह लो, ये एक ही सेल के बने हैं। चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो, चाहे वो पैरामीशियम हो, इनके पूरी शरीर एक ही सेल की बनी है, ये यूनिसेल्युलर है। यानी इनकी बॉडी कह लो या सेल कह लो, ये पूरा एक सेल का ही पूरा बॉडी है इनका। उनमें होता है अमाइटोसिस। इसमें मैंने क्या बताया, कभी भी इसमें ये न्यूक्लियस के आगे जो ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं जो आपको बताया था, ये जब आप माइटोसिस प्रक्रिया देखेंगे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज स्टेज में डिसॉल्व होने लगता है, गायब होने लगता है। यहां नहीं होता। यहां क्या होगा, इन दो स्टेज के बीच में एक स्टेज ऐसा आएगा, इसमें बस सिंपली क्या होता है, इस अमाइटोसिस में ये इलोंगेट होंगे, इसके बीच में ग्रुप बनेगा, उसके बाद इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, इनलार्ज होगा और उसमें भी ऐसे ग्रुप बनेगा। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होगा, ये इलोंगेट होगा, इसमें ग्रुप बनेगा, यहां से ये स्प्लिट कर जाएंगे, टूट जाएंगे। न्यूक्लियस ये अलग, ये अलग, ये सेल अलग, ये सेल अलग। यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस नहीं है, कोई कैरियोकाइनेसिस प्रक्रिया पहले नहीं है, बाद में साइटोकाइनेसिस एक साथ चलता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, दो सेल बन गए। तो माइटोसिस में तुम पहले कैरियोकाइनेसिस बताते हो फिर साइटोकाइनेसिस, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ साइमल्टेनियस प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस सब एक साथ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? डिफरेंस समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा? ये है यस सर। अमाइटोसिस। तो अमाइटोसिस जो मैंने तुम्हें दिया है नोट्स में, वहां ये डायग्राम बना लेना, है ना? ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल है। सिमिलर होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, लेकिन हम इसे माइटोसिस नहीं बोलेंगे। ये था बेसिक सेल डिवीजन का जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आंसर्स पे आते हैं और फटाफट आंसर्स को देख लेते हैं। ये बेसिक्स इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि आपको लिखने में सुविधा हो जाएगी। ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन है माइटोसिस पर, मियोसिस पर, अमाइटोसिस पर, तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द नाउ।
आंसर। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू और द डॉटर शेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट शेल। फिर मैंने यही बता दिया कि 3 तरीके से सेल डिवीजन होता है, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी समझा दिया डिफरेंसेस। अब वो जो मैंने स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको बताया ना, यही वो डायग्राम तीनों का बना दो। अमाइटोसिस, माइटोसिस का वो सिंपल स्टेप कि एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होंगे, और मियोसिस में एक सेल को दिखाओ 2 स्टेज में 4 बना दिया। ये यहीं पर इस लाइन के बाद वो डायग्राम डाल देना। क्या मेरी बात समझ गए बच्चों? कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 मिनट। उससे क्या होगा कि टीचर को यही क्लियरिटी आ जाएगी कि आगे आपको सब पता है, क्योंकि आपको ये तीनों का डिफरेंस पता है। भले ही हमें एक ही एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये आप मास फेच करेगा, आपको इंप्रेशन बनाएगा एग्जामिनर के माइंड में बहुत अच्छे से। फिर मैंने यहाँ लिखा कि रुडोल्फ वर्काउ वाज फर्स्ट टू सजेस्ट द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसके लिए वो प्रोवर्ब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कोई भी सेल पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से डिवाइड होकर बनते हैं। तो हमारे शरीर में जो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसकी शुरुआत जाइगोट से हुई। अभी बताया ना, स्पर्म और ओवा फ्यूज करता है जाइगोट, वही जाइगोट मदर के वूम में डेवलप होकर हम लोग जैसा शरीर बना है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। फिर आते हैं हम लोग उनके बारे में बात करें जिन्होंने सेल डिवीजन को डिस्कवर किया। तो मैंने बात की है बॉवेरी एंड फ्लेमिंग स्टडीड डिटेल्स ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल किसको कहते हैं? जो शरीर में पाए जाने वाले सेल्स हैं, नॉट रिप्रोडक्टिव। तो दोनों ने, बॉवेरी और फ्लेमिंग दोनों ने सोमैटिक सेल की स्टडी की, यानी बॉडी सेल कैसे डिवाइड करते हैं, जिनको कायिक कोशिका कहते हैं, वो कैसे डिवाइड करते हैं, इसको उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद सर साउंड बंद हो गई है। माइटोसिस, फ्लेमिंग। एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। फाइन। बॉबेरी का कंट्रीब्यूशन है कि अब आगे देखेंगे। तो मैंने कहा बॉबेरी और फ्लेमिंग दोनों ने सोमैटिक सेल डिवीजन को स्टडी किया, लेकिन टर्म माइटोसिस जो हम आज यूज करते हैं वो फ्लेमिंग का दिया हुआ है। क्यों आपको याद रखना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको आएगा, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए भी मेंशन किया। फिर देखो आगे, जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसके सारे स्टेजेस को किसने एक्सप्लेन किया? फ्रेमर एंड मूर ने। तो मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इस पूरे स्टेजेस को किसने एक्सप्लेन किया? फ्रेमर एंड मूर। अब कहा कि क्वेश्चन केवल माइटोसिस पर है, लेकिन एक सेंटेंस बताने में क्या है? यही फ्रेमिंग आप मियोसिस में भी लिख देना, ये भी माइटोसिस में भी, ये तो कॉमन है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर। अब देखो लिखा है कि द सेल डिवाइड्स व्हेन इट हैज ग्रोन टू अ सर्टेन मैक्सिमम साइज विच डिस्ट्रीब्यूट, यहां डिस्टर्ब द कैरियोप्लाज्मिक और कर्ण प्लाज्मा रेशियो। सेल अब छोटा होता है शुरुआत में, फिर ये अपने साइज को बड़ा करता है, तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के लिए वर्ड आता है कैरियो, कैरियन। उसी के लिए वर्ड है कर्ण, उसी के लिए वर्ड है कैरियो, कैरियोन। और साथ में साइटोप्लाज्म। प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है ना, अभी न्यूक्लियस एकदम छोटा है और सेल ही छोटा है। यहाँ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रोपोर्शन अलग है, जब वो बड़ा होगा तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्रोपोर्शन चेंज होगा ना, होगा कि नहीं? तो सेल डिवीजन के पहले क्या होता है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्रोपोर्शन चेंज होता है पहले, उसके बाद डिवीजन होता है। ये लाइन मैंने यहां लिख दी कि कर्ण प्लाज्मा रेशियो बदल जाता है, क्योंकि पहले न्यूक्लियस भी अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा और साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, उसमें भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले एक है तो 2 सेल बनेंगे, तो दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, दोनों में गोल्जी जाएगा, दोनों में ईआर जाएगा, दोनों में लाइसोसोम जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? तो साइज बढ़ेगी ना, सेल ऑर्गेनेल का भी तो नंबर बढ़ रहा है ना। नहीं कि एक सेल में जाएगा एक में नहीं रहेगा। सर्वाइव कैसे करेंगे? ठीक है,
तो ये मैंने आपको बता दिया कि बिफोर डिवीजन सेल प्रिपेयर देयर सेल्स एंड मैक्सिमाइज देयर साइज, एंड दैट्स वाई द कर्ण प्लाज्मा यानी कि केंद्रक और साइटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य, उसका रेशियो बदल जाता है। अब आगे मैंने लिखा है, देखो इंट्रोडक्शन समझ आया बच्चों, टेक्निकल पार्ट? यस सर। ठीक है। अब देखो लिखा है सेल डिवीजन कंट्रोल्ड बाय माइटोसिन। माइटोसिस करानी है तो कुछ एजेंट होते हैं, कुछ केमिकल जरूरी होते हैं, वो नहीं रहेंगे सेल डिवीजन नहीं होगा। जैसे आप पढ़ रहे थे प्लांट में साइटोकाइन्स हार्मोन, मैंने क्या बताया, साइटोकाइन नहीं होगा तो सेल का लास्ट स्टेज होगा ही नहीं उसमें, साइटोकाइनेसिस। तो प्लांट सेल का साइज बढ़ भी जाएगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होंगे तो एक सेल से दो नहीं बनेगा, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, साइटोकाइन्स चाहिए। तो प्लांट सेल के अंदर कौन सा है, माइटोजिन। माइटोजिन प्लांट सेल का है जिसको साइटोकाइन्स कहते हैं। लेकिन ह्यूमन में और एनिमल में बहुत सारे माइटोजेंस होते हैं। जैसे हमारे इपिडर्मल सेल्स के ग्रोथ के लिए इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट के ग्रोथ के लिए प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ठीक है। और हमारे लिम्फोसाइट्स के लिए लिम्फोकाइंस होते हैं जो हम आपके एंटीबॉडी बनाते हैं। इसका मतलब मैंने ये बताया, सिंपल ये समझो कि कुछ ऐसे भी केमिकल्स और एजेंट्स की जरूरत होती है जिसके कारण माइटोसिस होता है, वो होने चाहिए सेल के अंदर, तो सेल इनको डेवलप करता है, और इनका नंबर जब सफिशिएंट होगा तब प्रोसेस इजीली होगा। तो ये माइटोजेंस आप मेंशन कर देंगे, प्लांट में साइटोकाइंस आप पढ़ ही रहे हो, प्लांट हार्मोन। एनिमल में एक दो याद रखना, मेंशन कर देना कि ये माइटोजेन है, ये एजेंट्स हैं जो माइटोसिस में हेल्पफुल होते हैं। एम आई क्लियर, समझ गए? यस सर। तो मैंने तुम्हें बता दिया व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल डिवीजन। अब था कि सेल साइकिल, तो मैंने अभी बताया कि पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन, दो डिवीजन के बीच का जो पीरियड है हम उसे कहते हैं generation time, and the series of change that occur in the newly formed cell। ये जो सेल है इसमें इसका साइज बढ़ रहा है, इसमें चीजें डेवलप हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसका चेंज जो हो रहा है, ये चेंजेस जो हो रहा है जिस स्टेज में, उसी स्टेज को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो यहां लिखा है कि द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ न्यूली फॉर्म्ड सेल विच इन्वॉल्व इट्स ग्रोथ एंड फर्दर डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल इज नोन एज सेल साइकिल। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है, हॉर्वर्ड एंड पिल्क ने 1953 में सेल साइकिल का ये डेफिनेशन दिया है। तो डेफिनेशन किसी लाइफ साइंसेस साइंटिस्ट का लिख रहे हो तो या तो रटा होना चाहिए, नहीं तो जनरल लिखो। अगर आप ये नाम देंगे तो इनका ही लिखा हुआ यही सेंटेंस आपको उतारना पड़ेगा, तो आपको मगअप करना पड़ेगा। बायोलॉजी में रटना पड़ता है कई बार डेफिनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, नॉन डिवाइडिंग इंटरफेज सेल, मैंने कहा पहले अपने साइज को बड़ा करता है, उसको इंटरफेज स्टेज कहते हैं। बाद में ये डिवाइड करता है माइटोटिक सेल डिवीजन से, जिसको हम एम फेज कहते हैं। जब ये लिख लोगे तो तुम्हें सेल साइकिल का एक डायग्राम बनाना होगा। कैसे बनाओगे, मैं अभी बनाता हूं सेल साइकिल का डायग्राम। ये सेल साइकिल का डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। साइक्लिकल प्रोसेस है तो साइकिल तो बनाओगे, तो आपने साइकिल बनाई, ठीक है। अब देखो साइकिल,
ये जो स्टेज है, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो स्टेज है यहाँ, ये इसको कहते हैं Z0 स्टेज, G0 फेज। यहाँ भी आप Z0 लिख सकते हैं। इसको कहते हैं Z1, इसको कहते हैं S फेज, इसको कहते हैं G2 फेज, और इसको कहते हैं M फेज। ये है गैप 1 फेज, यह है सिंथेटिक फेज, यह है गैप 2 फेज, यह है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, अब देखो यहां से लेकर, मैं एक कलर ले रहा हूं, यहां से लेकर और यहां तक का जो ये स्टेज है, इसको कहते हो इंटरफेज। दिस इज कॉल्ड इंटरफेज। यानी G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये तीनों इंटरफेज के पार्ट है। ठीक है, और ये जो फेज है, ये है M फेज, ये है माइटोटिक फेज। तो ये एक इंटरफेज स्टेज हो गया अगर मैं A कह दूं, और ये M फेज हो गया B। अब देखो ह्यूमन के केस में, नॉट इन ऑल एनिमल, ह्यूमन के केस में अगर बात करें, इंटरफेज में सेल कितने घंटे रहता है? 23 आवर्स। एक सेल अपने आप को कितने देर तक प्रिपेयर करता है डिवीजन के पहले? 23 घंटे वो इंटरफेज में रहता है, और 1 घंटे में एम फेज हो जाता है। यानी पूरा माइटोसिस मात्र 1 घंटे में हो जाता है। टोटल सेल, एक सेल 2 बना लेता है 24 घंटे में। टोटल टाइम कितना लगता है एक सेल के डिवीजन में? 24 घंटा। यानी एक सेल साइकिल कितने देर में कंप्लीट होता है? 24, जिसमें 23 घंटे प्रिपरेशन में लगता है कि अब तैयारी करनी है। यूपीएससी प्रिपरेशन लाइक जेपीएससी, 1 year वी आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री, एंड देन इन 2 hours द एवरीथिंग इज फिनिश। ठीक है ना, अंदर गए या बाहर, तो ऐसे ही टाइप है। अब देखो क्या होता है, एम फेज के बाद इधर द सेल इंटर इनटू द G0 फेज और इन इंटरफेज। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि एम फेज के बाद या तो सेल इस G0 फेज में जाएगा या डायरेक्ट इंटरफेज में इंटर कर जाता है। अगर सेल G0 फेज में चला गया तो सेल का ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है, जितना बड़ा है रुक जाएगा भाई। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको पता है कि जब गर्ल्स में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, इन द नॉर्मल आई एम टॉकिंग अबाउट केसेस। और उनकी ओवेरियन साइकिल शुरू होती है, और हर ऑल्टरनेट मंथ ओवरी से ओवा बनना शुरू होता है और मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। उस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या 12 साल तक जो मेंस नहीं शुरू हो रहा है और जो ओवा नहीं बन रहा है, तो क्या ओवेरियन सेल्स नहीं है? ओवरी में तो सेल है ना, पर सेल का डिवीजन रुका हुआ है। सेल का डिवीजन रुककर ओवा नहीं बन रहा है। आप मेरी बात समझिए, हार्मोनल चेंज होते हैं 12 साल के बाद, और फिर सेल राइपेन होकर एक जो मियोसिस के बाद सेल ओवा बनता है। यानी सेल किस स्टेज में है 12 साल तक? G0 स्टेज। सेल है वहां पर ओवा नहीं बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको कहते हैं मैरिस्टेड स्टेज। तो हर एनिमल में कुछ सेल्स G0 स्टेज में जाकर रुक जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। जब उनको हार्मोनल ट्रिगर मिलता है तब वो ग्रो करते हैं, तब वो इंटरफेज में जाएंगे और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सेल साइकिल हम किसे कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं, जहां सेल अपने आप को
डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, डिवाइड होता है, डिवीजन के बाद इधर द सेल एंटर इनटू G0, अगर G0 में गया तो उसका ग्रोथ जितना था वहीं जाके रुक जाएगा, वो फर्दर ग्रो नहीं करेगा, यानी जिस साइज का है उसी साइज रहेगा आपकी बॉडी में। लेकिन अगर वही सेल इंटरफेज में चला जाता है तो फिर वो अपने साइज बढ़ाएगा, अपनी चीजें यहां जनरेट करेगा जो सेल डिवीजन के लिए जो जो चीजें चाहिए, और फिर वो माइटोटिक सेल में आकर अपने को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देगा। दिस इंटायर प्रक्रिया, दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड सेल साइकिल। मेरी बात समझ गए? सो दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग सेल साइकिल। अब होता क्या है, डायग्राम सेल साइकिल, ठीक है ना, और स्टेजेज एंड सब स्टेजेज ऑफ सेल साइकिल आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये फर्स्ट स्टेज जो है G1 फेज, इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए सेल डिवीजन के लिए चाहिए, साथ में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और अदर सब्सटेंसेस जो जरूरत है। सिंथेटिक फेज में क्या होता है, यहां डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहां डीएनए का नंबर यानी जो क्रोमोजोम आपके 46 हैं, वो मैंने बताया था कि ये 46 क्रोमोजोम डिवीजन के बाद इसमें भी 46 आना है, इसमें भी 46, तो बीच में ये डबल होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा, तो ये डबल यही हो जाता है, ये 46 इंटू 2, ठीक है ना, ये 92 क्रोमोजोम इस समय बन जाता है इसी स्टेज में, इंटरफेज में बनेगा तभी तो आगे डिवाइड होके बराबर बराबर जाएगा, अदरवाइज कहां से आएगा, वो अचानक थोड़ी आ जाएगा वहां। तो ये इसीलिए नाम इसका सिंथेटिक है। क्या सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए का नंबर डबल हो गया, इसीलिए इसको रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो गई, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया यहाँ। दैट्स वाई दिस फेज इज कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी बनना, निर्माण होना, संश्लेषण होना, यह संश्लेषण अवस्था है। क्या बन गया, डीएनए डबल हो गया। फिर गैप 2 फेज में जो रिमेनिंग प्रोटीन या आरएनए रह गया है, जो नहीं बन पाया है, तो यहां राइबोसोम्स, ठीक है, या सेंट्रोसोम्स, या फिर आरएनए, प्रोटीन्स जो थोड़े बहुत रह गए हैं, जो और जरूरत है, वो सब यहां बन जाता है। जब ये सारी चीजें बन जाती हैं तब स्टेज में जाता है, इंटरफेज खत्म होता है, तब प्रोफेज शुरू होता है, यानी माइटोसिस शुरू होता है। अब माइटोसिस कितने चरणों में होता है तो उसको यहीं पर दिखा दोगे तुम। इंटरफेज के बाद जो शुरू होता है स्टेज, माइटोसिस का पहला स्टेज, उसका नाम है प्रोफेज। प्रो मतलब फर्स्ट, माइटोसिस का पहला स्टेज का नाम ही है प्रोफेज, प्रावस्था यानी कि पहली अवस्था। उसके बाद है मेटा, मेटा मतलब मिडिल, तो मेटाफेज। फिर है एना, एना मतलब अप होता है, यानी अपवर्ड स्टेज आ गया, थोड़ा ऊपर बढ़ गए, एनाफेज। फिर टीलोफेज, टीलोफेज का मतलब होता है इंड, टील मतलब इंड है, टीलोफेज इंड स्टेज, नाम में ही सब, नाम याद भी नहीं करना है। और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा, सेल के साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, काम हो गया, डिवाइड हो गया। तो नेम में ही छुपा हुआ है, स्टेज को रटना भी नहीं है, ये नहीं कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, डाउट ही नहीं है। प्रो मतलब फर्स्ट, प्रावस्था, मेटा मध्यावस्था, हिंदी में नाम ही है मध्य, मतलब मध्य मतलब मिडिल, एना मतलब अप, ठीक है ना, टेलो मतलब इंड, और साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। तो आप इस स्टेज को यहीं दिखा दीजिए, माइटोसिस के सारे स्टेजेस यहीं लिख दीजिए, ये स्टेज ऐसे पूरा होगा। तो इसको आप बता दीजिए कि 1 2 3 4 5, 5 स्टेजेस में माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्लियर हो गया। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, सेल साइकिल का डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बना लो और वहां जरूर अपने नोट्स में डाल लेना है, क्योंकि एग्जाम में हम कलरफुल और हाथ से बनाएंगे डायग्राम, तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जरूर इसी तरह से कलरफुल बनाइए जिसमें आपको पता हो कि ये स्टेजेस क्लियरली दिख रहे हैं हमें, इससे
थोड़े मार्क्स बढ़ जाते हैं या एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है, मार्क्स बढ़े नहीं बढ़े, हमारी कोशिश होगी प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे कि मार्क्स फेचिंग। क्लियर हो गया? चलें आगे, बताना मुझे। हो जाए तो बताना आप लोग। इसी देखो क्या होता है कि लाइफ साइंसेज या साइंस में या ज्योग्राफी में या बहुत सारे पेपर्स में फायदा क्या है कि आपने इसी डायग्राम में सारी बातें लिख दी, तो अगर आपका टेक्स्ट लिखने में कुछ छूट भी गया तो मार्क्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी बात समझिए, क्योंकि आगे मैं इसके बाद जो दिखाऊंगा वो यही चीज मैंने लिखा है वहां टेक्स्ट फॉर्म में, जबकि उसको रटना ज्यादा क्लमजी है उसके लिए जिसका बायो बैकग्राउंड नहीं है, बिना समझे। और यहां आपने समझ लिया तो तुरंत दिमाग में फिक्स हो गया, इस डायग्राम को भी देख के अंदर घुस गए तो आप तुरंत से इसको लिख सकते हैं। उसके लिए आप टेक्स्ट रटते रहिएगा तो याद नहीं होगा। चले आगे, हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो देखो मैंने यही लिखा है कि इंटरफेस इट इज डिविजिबल इनटू 3 स्टेजेस, G1 phase, gap 1 phase, G1 phase, first growth phase. RNA and protein are synthesized, the cell and to a small extent nucleus grow in size. Some energy rich compound are also formed. Cell organelle also increased in number. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी सब अपना नंबर बढ़ाएंगे ना, सबको 2 सेल में जाना है। फिर लिखा है एस फेज, सिंथेटिक फेज, संश्लेषण अवस्था जिसको हिंदी में कहते हैं। इन दिस फेज क्रोमोजोम रेप्लिकेट, इस समय क्रोमोजोम और डीएनए रेप्लिकेट करता है। क्रोमोजोम डीएनए के बने होते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोजोम रेप्लिकेशन डरने की बात नहीं है। गुणसूत्र दुगना हो रहा है इसका मतलब डीएनए दुगना हो रहा है, ठीक है ना। फॉर देयर डीएनए मॉलिक्यूल फंक्शन एज टेम्पलेट एंड फॉर्म कार्बन कॉपी, एक डीएनए उसी से दूसरी कॉपी बन जाती है, ठीक है। फिर लिखा है डीएनए कंटेंट डबल हो गया एंड डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन आर फॉर्म। अब 46 की जगह 92 क्रोमोसोम लेके है सेल तैयार पहले से। The S phase is also called invisible phase of M stage since it is this phase that chromosome prepare themselves for equitable distribution later on. M phase में चूंकि वहां 46 बटना है ना दो हिस्से में, उसके लिए ये पहले से तैयार करके रख लिया है, इसलिए इसको इनविजिबल स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि आपके लिए वो पहले से बना के उसने कुक करके फूड को रख लिया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, झगड़ा नहीं हो घर में। आगे देखिए गैप 2 फेज क्या है, इसमें लिखा है इट हैज डबल डीएनए कंटेंट एज कंपेयर टू ओरिजिनल सेल। अब इसके पास तो डबल डीएनए है क्योंकि एस फेज में बन चुका है। उसके अलावा मैंने कहा कि यहाँ कुछ मैक्रोमोलिक्यूल जो रह जाते हैं वो बन जाते हैं, जैसे आरएनए बन के, प्रोटीन बन के जो रह गया G1 फेज में नहीं बन पाया वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से अब सेल माइटोटिक सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। तो इंटरफेज जैसे ही ये तीनों स्टेज खत्म हुआ, इंटरफेज खत्म, अब माइटोसिस शुरू हुआ। मैंने माइटोसिस के बारे में लिखा है कि माइटोसिस में 2 मेन स्टेज है, पहला कैरियोकाइनेसिस यानी जिसमें न्यूक्लियस या केंद्रक डिवाइड होगा, और दूसरा हो गया साइटोकाइनेसिस जिसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो यहां मैंने लिखा है कि दिस फेज रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन, इट कंसिस्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर आगे लिखा है आफ्टर एम फेज द सेल में इधर इंटरफेज और G0 फेज। अभी बताया था कि माइटोसिस के बाद अगर G0 में चला गया तो G0 में जाने के बाद सेल साइकिल रुक जाएगी, आगे सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल जितना है उसी स्टेज में आपके शरीर में रहेगा। लेकिन अगर इंटरफेज में चला गया तो आगे सेल ग्रो करेगा, फिर डिवाइड होगा। फिर मैंने यहां अमाइटोसिस को लिख दिया है, अमाइटोसिस मैंने तुम्हें समझा दिया था, अमाइटोसिस का डायग्राम बोल दिया है, कौन सा डालोगे ये डाल देना, थोड़ा बता देना। अब आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस की हिस्ट्री मैंने बता दी कि वॉवेरी और फ्लेमिंग ने स्टडी की थी सोमैटिक सेल डिवीजन की, लेकिन फ्लेमिंग ने टर्म माइटोसिस दिया था, ये मैंने स्टोरी बता दी, उसको थोड़ा यहाँ रिपीट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस ग्रीक वर्ड माइटोस, इसका मतलब थ्रेड या फाइब्रिल होता है, थ्रेड का मतलब यहाँ क्रोमोजोम से है, डीएनए से है, गुणसूत्र से है।
is a type of division in which daughter shall have same number or type of chromosome as present in the parent cell and therefore it is called equational division. बता चुका हूं मैं पहले आपको. माइटोसिस फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1870, बट टर्म किसने दिया? बॉवेरी और फ्लेमिंग ने स्टडी किया एनिमल सेल में, टर्म माइटोसिस फ्लेमिंग ने दिया. ये सब नाम क्यों दिया मैंने आपको? जानबूझकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं. अगर कहीं ऑब्जेक्टिव बना दिया स्ट्रासबर्गर पे या फ्लेमिंग पे, बॉवेरी पे, तो तुम कंफर्टेबल तो रहोगे, पढ़ने के क्रम में एक दो बार पढ़ा रहेगा तो वहां आ जाएगा ऑब्जेक्टिव भी. इसीलिए मैंने किया. इसमें से आप अपने अनुसार, टाइम के अनुसार अपना छोटा बड़ा कर लेना. एग्जाम में केवल डायरेक्टली फ्लेमिंग को मेंशन कर देना कि माइटोसिस टर्म दिया और माइटोसिस स्टेजेज पे आ जाना. जरूरी नहीं है कि इतनी जो चीजें मैंने लिखी हैं सब प्रोड्यूस करो. मैंने आपके ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रख के कंटेंट दे दिया है इसमें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैंने बताया इट इज अ कॉमन मेथड bring about growth in multicellular organism and increase the population of unicellular organism. अभी बताया ना, अमीबा डिवाइड करता है माइटोसिस से, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और हमारा जो मल्टीसेलुलर बॉडी बना है वो भी माइटोसिस की देन है. माइटोसिस अकर इन फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक बॉडी सेल्स इज हेंस ऑफन नेम्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन. अब आते हैं माइटोसिस के स्टेज. पहला स्टेज कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस. पहले हम इस स्टेज को समझते हैं, कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस दो टर्म से बना है. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट. तो यहां ये हुआ. फिर मैंने बताया कि कैरियोकाइनेसिस क्या है. यहां न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट के थ्रू, है ना. अब फिर हमने न्यूक्लियस को बताया कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है 4 स्टेजेस के थ्रू: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. अब आते हैं प्रोफेज स्टेज पर, क्योंकि साइटोकाइनेसिस तो दूसरा स्टेज है ना. अब देखो प्रोफेज, प्रो मतलब फर्स्ट, फेज मतलब स्टेजेस. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? यहां तुम स्टेज लिखते जाओगे, इधर डायग्राम बनाते जाओगे. यहां पर स्टेजेस, इधर डायग्राम, डायग्राम एरो एरो देते चले जाना, फाइनल हो जाएगा. सबसे पहले प्रोफेज के पहले स्टेज कौन सा है? इंटरफेज. इंटरफेज को बना देंगे. इंटरफेज में कैसा सेल दिखेगा? यह है सेल, यह है सेल का सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल है तो केवल सेल मेम्ब्रेन होगा, और प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा. अब क्वेश्चन है कि प्लांट सेल क्यों बनाओगे? फिर एक एडिशनल आपको सेल वॉल भी तो बनाना पड़ेगा ना. आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप एनिमल सेल लेके चले, ह्यूमन को कंसीडर करें और केवल ये स्ट्रक्चर बनाइए. ये है. अब उसके बाद जो न्यूक्लियस होगा इसका, अगर आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? यहां डीएनए होगा. यानी अब यहां ध्यान दो, यहां ये जो क्रोमोजोम है ये तुम्हें कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में? थ्रेड लाइक. इंटरफेज स्टेज में बना रहा हूं. कौन सा स्टेज बना रहा हूं? इंटरफेज. आपको लिखना पड़ता है. तो आप बताएंगे प्रायर टू प्रोफेज, जो इंटरफेज स्टेज है, जो आप G1S और G2 फेज बता रहे हैं, उसमें ये जो क्रोमोजोम है ये कैसा दिखेगा? मैं की पॉइंट लिख दे रहा हूं. क्रोमोजोम थ्रेड लाइक दिखेगा, एकदम पतला धागे की तरह उलझा हुआ. लॉन्ग थ्रेड लाइक थिन स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वेरी थिन. उसके बाद आपको इसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगा. और फटाफट लेबलिंग कर देना है, बताना है. ऐसा नहीं कि एग्जाम में बताना मत. ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पीला वाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये ब्लैक वाला है न्यूक्लियोलस. और जो चीजें बना रहा हूं उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको.
और ये हो गया आपका डीएनए और क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ जो क्रोमोसोम्स होता है हम उसको क्रोमोसोम नहीं कहते, हम इसे कहते हैं क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक और थिन होता है हम उसे कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो क्या लिखोगे कि इन इंटरफेज स्टेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, न्यूक्लियोलस अपीयर एंड क्रोमोसोम इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। बस इतनी ही लाइन लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। क्रोमोसोम अपीयर लाइक क्रोमैटिन फाइबर, ब्रैकेट में लिख लेना वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हो गया क्लियर? यस और नो? बोलो तुम लोग, तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ। यस सर, यस सर। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो यही चीजें लिखी हुई हैं, बस इसी को मैंने की पॉइंट बता दिया कि इतनी पॉइंट आपको कीवर्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, इसी को ढूंढेगा एग्जामिनर, तो ये होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी कहानी लिखो नहीं लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जरूर होना चाहिए, मार्क्स यही देगा आपको। आगे आ जाओ, मैं कीवर्ड बता दे रहा हूं सभी स्टेजेस का, वो लिख लेना। इसे हटाऊं, मैं रिमूव करूं ये लिखा हुआ पार्ट? यस सर। ठीक है। अब इंटरफेज के बाद प्रोफेज में क्या होगा? ये था इंटरफेज। अब आते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज में ये सेल, और जो कलर तुमने पिक किया वही कलर बनाना। अब आपने सेल मेम्ब्रेन ब्लू से बनाया तो ब्लू ही कलर रखना, ऐसा नहीं कि अगले में ब्लैक यूज कर लेना, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही बदल दिया तुमने। अब प्रोफेज में देखो, प्रोफेज में क्या लिखा है? शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम फाइबर लीड्स टू क्रोमोसोम फॉर्मेशन, सिस्टर क्रोमैटिन become visible. Early prophase animal cells have two centrosomes, pair of centrioles shift towards opposite side. Both centrosome radiate out the astral rays. Each group of astral rays along with centriole pair is called ester. Late prophase nucleolus and nuclear envelope start degenerating. अब देखो क्या होगा। प्रोफेज आप जरूरी नहीं है कि अलग अलग बनाए, आप एक ही प्रोफेज बना लीजिए, उसी में लिख दीजिएगा। ऐसे आप अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज दो डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन आप एक भी बना सकते हैं। यहां मैंने क्या कर दिया कि डॉट डॉट कर दिया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहां लिखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रैकेट में लिखोगे स्टार्टेड डिसअपियरिंग, started disappearing in late prophase, in late prophase। अर्ली प्रोफेज में नहीं होगा, ऐसा नहीं प्रोफेज शुरू हुआ और डिसअपियर हो गए, लेट प्रोफेज में। दिख रहा है कलर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर? यस और नो? नो सर, पीला वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो दूसरा कलर ले ले फिर। ये कलर दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ क्रोमोसोम्स जो होंगे, ये जो क्रोमोसोम्स ये थिक होने लगते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थिक होने लगते हैं ऐसे। ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना आप लोगों को? ये सर दिख रहा है, बट उससे लिखिएगा तो सर दिखेगा कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। ऐसा चार, दो ग्रीन और दो रेड बना लेना। ऐसा ओके कोई सर। भी कलर, दो दो डिफरेंट कलर। ऐसा क्या होता है, यहाँ ये थ्रेड जो है कॉन्डेंस्ड होने लगता है। जैसे लंबा थ्रेड है और तुम ऐसे 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 कर लो, हाथ में लपेट लो, उनका गोला बनाए हो कभी? तो वो डीएनए क्या होता है, क्वाइलिंग करने लगता है, क्वाइल करके वो थिक होता है। जो थिक होता है तो वो हमें दिखने लगता है माइक्रोस्कोप में, हम इसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के तौर पे दिखाई देने लगते हैं इस स्टेज में। किस स्टेज में? प्रोफेज। यहां मैंने लिखा है क्रोमोसोम फॉर्मेशन एंड सिस्टर क्रोमैटिन बिकम विजिबल। अब देखो ये जो सेम क्रोमोसोम है उसको हम यहां देखो, क्रोमोसोम पढ़ाया है मैंने और मैंने आपको बताया है। देखो क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, याद आ रहा है तुम लोगों को? इसको बोलते हैं वो सेंट्रोमियर।
इसको बोलते हो सेंट्रोमियर, ये गोल सा स्ट्रक्चर होता है ना, और इसको बोलते हो क्रोमैटिड। अब देखो ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। तो यहां लिखा है ना क्रोमैटिन बिकम विजिबल, सिस्टर क्रोमैटिन या सिस्टर क्रोमैटिड बिकम विजिबल। क्यों विजिबल हो गया? इस स्टेज में विजिबल नहीं है क्रोमोसोम, इस स्टेज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ थ्रेड लाइक है, अब यहाँ कॉन्डेंस्ड हो गया, ठीक है ना। कॉन्डेंस्ड होने के बाद ये विजिबल हो गया, तो यहां आपको ये क्रोमैटिड्स दिखने लगे, दिख रही है ना, डायग्राम में दिखाना भी है। आर यू यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ऐसे बना लेंगे, एक कलर में दो ऐसा रेड कलर वाला और दो कोई और कलर में बना लो। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया है। तो यहां क्या हुआ? प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड डिसअपियरिंग इन द लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगा, क्रोमोसोम थिक होकर, क्वाइल्ड होकर, और अब क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर हो गया। नाउ क्या लिखोगे? नाउ क्रोमैटिन फाइबर गेट कंडेंस्ड एंड क्रोमोसोम्स इज विजिबल। इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद मैंने बताया कि यहां पर न्यूक्लियोलस स्टार्टेड डिसअपियरिंग, तो कैसे बनाओगे? डॉट 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 बना दो और लिख लो यहां कि न्यूक्लियोलस स्टार्टेड डिसअपियरिंग। मैंने कहा कुछ सारी चीजें डायग्राम में ही लिख दो कि एग्जामिनर को जरूरत ही ना पड़े कि आपका डिस्क्रिप्शन भी पढ़े, वहीं पर मिल गया उसे। जो कीवर्ड है सब यहीं डाल देना है। यहां मैंने लिख दिया है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स आर विजिबल। ये 3 की पॉइंट्स हैं, ये प्रोफेज में जरूर होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहां देखो, साथ में मैंने क्या लिखा है कि सेंट्रोसोम्स अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोसोम्स। तो यहां पे कोई एक कलर ऐसा ले लेना है, मान लो मैं यहां ले लूं और यहां ऐसे बना दूं, ठीक है ना, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दूं और लिख दूं यहां पर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम अपीयर, सेंट्रोसोम अपीयर। तो ये सेंट्रोसोम अपीयर हो गए 2। इसका रोल क्या है अभी बताऊंगा, डायग्राम बनाते जाना फटाफट। नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस पूरी तरह गायब हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। अब क्या होगा? देखो, जो लिखा है इसे इधर हटा दूं मैं, ये इरेज कर दूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस सर। आप नीचे बनाते जाएंगे सीक्वेंस में, मैं इधर बना दे रहा हूं। अब देखो, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट। ये जो सेंट्रोसोम्स है जो तुमने बनाया था, ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम ना 2 पोल की तरफ जाने लगते हैं। यहां ये जो सेंट्रोसोम बनाया है, ये 2 पोल, इस सेल का एक पोल एक पोल, और यहां से एनिमल के केस में ऐसे एस्टर रेज निकलती हैं और यहां से एस्टर रेज निकलती हैं, यानी यहां से रे निकलती हैं। इसको हम कहते हैं एस्टर या एस्ट्रल रेज। ये एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं। इसको आप एस्ट्रल रेज कहते हैं, अब चूंकि एनिमल बता रहे हो। उसके बाद यहां से क्या होता है कि यहां से स्पिंडल फाइबर ऐसे निकलते हैं, ध्यान दीजिए, और यहां से भी स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो सेंट्रोमियर है, यहां से टूट जाता है। एक क्रोमोसोम टूटकर इधर की तरफ आ जाता है, एक क्रोमोसोम टूटकर यहां एकदम सेल के मिडिल में आ जाता है, ठीक है।
अभी तक क्या होते हैं कि ये आएंगे तो टूटेंगे नहीं, अभी अभी ज्वाइंट रहेंगे। आपको ज्वाइंट दिखाना है स्टेज में, पहले स्टेज में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो क्या करोगे तुम, यहां से ऐसे बनाओगे, ऐसे, और एकदम सेंटर ऑफ द सेल में, यहां एकदम सेंटर ऑफ द सेल में तुम क्या दिखाओगे कि क्रोमोसोम आया और यहां पर ऐसे अटैच्ड हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम आया, जो जो कलर तुमने बनाया है वो कलर्स यहां पे बना दोगे। मैं रफली ऐसे आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द सेंटर, इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलोगे? क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन द मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट यानी सेल के मध्य में आकर क्रोमोसोम अवस्थित हो जाता है, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। सो यहां पर कीवर्ड क्या लिखना है आपको कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स appear on मेटाफेजिक प्लेट। इसका मतलब ही है कि बीच में आ गया। और अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस खत्म हो गया, ये स्पिंडल फाइबर है जिससे सेंट्रोमियर्स अटैच्ड हो गया क्रोमोसोम का, सेंट्रोमियर अटैच्ड हो गया स्पिंडल फाइबर से, और इसको मैंने बताया सेंट्रोसोम। और ये जो रे निकले हैं इसको मैंने बताया एस्टर या एस्ट्रल रेज, ये आपको दिखाने। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेटाफेज। क्लियर? कोई डाउट नहीं हो रहा है ना? सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बातें? ये अब क्या होगा कि ये स्पिंडल फाइबर साइज में छोटे होने लगते हैं। तो जब छोटे होने लगेंगे तो ये जो सेंट्रोमियर है उस पर दबाव आएगा। ये जैसे क्रोमोसोम है और यहाँ सेंट्रोमियर है, और एक तरफ से इधर से खींच रहा है और एक तरफ से इधर से खींच रहा है, तो यहाँ से क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से दो हिस्से में टूटेगा, क्योंकि ये जो है स्पिंडल फाइबर इसका साइज छोटा हो रहा है, तो पीछे की तरफ आने लगेगा क्रोमोसोम्स। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेज? नेक्स्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे? ये मेटाफेज है। अब इसके बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज स्टेज बनाता हूं मैं। ये देखो, एस्टर और सेंट्रोसोम बना दिया तुमने, और अब साइज जो है इसकी स्पिंडल फाइबर की छोटी करनी है। साइज तुमने छोटी कर दी। यहां सेंट्रोमियर, मैंने कहा ये जो सर्कल है जहां से उसके क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं उनको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सेंट्रोमियर से टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करने के बाद एक हिस्सा क्रोमोसोम का इधर आ गया, ये सेंट्रोमियर टूट गया और एक हिस्सा इधर आ गया और एक हिस्सा इधर आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? लेकिन ये डुप्लीकेट नंबर है। डुप्लीकेट नंबर का मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों तरफ 46-46 जा रहे हैं, 23-23 नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डबल हो चुके थे पहले ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां से डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। तो क्या लिखोगे यहां पर? एनाफेज स्टेज है ये, दिस इज एनाफेज। इसमें लिखना क्या है? कीवर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनाफेज स्टेज, क्रोमोसोम ऐसे दिखा देना, क्रोमोसोम स्प्लिट एट सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम स्प्लिट एट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पर क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, एंड moves towards pole due to shortening of
स्पिंडल फाइबर। क्यों क्रोमोसोम या गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर जा रहे हैं? क्योंकि स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु कहते हैं उनको हिंदी में, उसकी क्या हो रही है, उसके साइज छोटे होते जा रहे हैं। तो बताना है कि गुणसूत्र जाते हैं अपने ध्रुवों की तरफ, क्योंकि तरकु तंतु छोटा होता है, सेंट्रोमियर से ये गुणसूत्र टूट जाते हैं। द क्रोमोसोम स्प्लिट एट सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड्स द पोल बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ स्पिंडल फाइबर गेट शॉर्टेन, शॉर्टनिंग होने लगती है। हो गया ना? अब देख रहे हो कि ये पोल तक पहुंच गया लगभग। अगले स्टेज में क्या होगा? अब इसी स्टेज में क्या होगा? एनाफेज में, ध्यान दो, पोल पे पहुंच गया पहला स्टेज। फिर तुमको बताना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड रीअपियरिंग। अब देखो, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, स्टार्टेड रीअपियरिंग। न्यूक्लियोलस स्टार्टेड रीअपियरिंग, लेकिन ये लेट एनाफेज में होगा, अर्ली एनाफेज में नहीं। तो जो चीजें प्रोफेज में खत्म हो गई थी वो फिर से धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगी, लेकिन लेट एनाफेज में। ये वर्ड लिखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्टेड अपीयरिंग इन द लेट एनाफेज। यानी एनाफेज की अंत्यावस्था में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस अपीयर होते हैं, हिंदी में अगर लिखोगे ऐसे। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेज आ रहा है टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस का। अब यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना? ध्यान से चलें। मैं इसके बाद यहाँ बना दूं, इसको हटा के, तुम लोग कहोगे ना इधर, अब इधर मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? यस और नो? यस सर। देखो अब यहाँ आपको ऐसे बनाना शेप, टीलोफेज स्टेज, और यहाँ पे लिखना अब टीलोफेज स्टेज में क्या हो गया कि अब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली विजिबल हो रहा है अपीयर होते हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली विजिबल टू बी अपीयर, है ना? प्लस में न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियोलस भी। उसके अलावा यहाँ क्रोमोसोम्स, डायग्राम की प्रैक्टिस क्या होती है ना, एक दो बार कर लेते हैं, क्योंकि हाथ एग्जाम्स में थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन फास्ट हो, आप डायग्राम जल्दी बना सके, है कुछ नहीं। अब देख रहे हो एक ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ एनिमल सेल में ना, यहाँ सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रुप्स बनते हैं, और प्लांट सेल में किसी किसी में ग्रुप्स बनते हैं, किसी में यहाँ प्लेट बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो टेलोफेज में क्या हो गया कि द क्रोमोसोम इंड्स, यहाँ पे मैंने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस also reappear, nucleolus also reappear, getting my point? And chromosome reached at the pole, chromosomes reached at pole, and a groove is created. इन एनिमल सेल ग्रुप्स बनते हैं, प्लांट सेल में ग्रुप्स और प्लेट्स दोनों बन जाते हैं यहाँ सेंटर में, यहीं से टूटना है ना साइटोकाइनेसिस होनी। तो कैरियोकाइनेसिस का स्टेज तो हो गया ना, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक अलग आ गया, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, इसी प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का स्टेज कंप्लीट हो गया, टेलोफेज है ये, इसको क्या बोलोगे? टेलोफेज। अब फाइनल साइटोकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, इसके नीचे एक डायग्राम बनाओगे, मैं यहां बना देता हूं।
यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ से नीचे तुम जब बनाओगे तो दो बनाना है तुम्हें, ये एक, उसके अंदर ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम्स उलझे हुए जैसा शुरू में था इंटरफेज में वैसा, और न्यूक्लियोलस। समझ गए बच्चों? ये क्या है? ये हैं तुम्हारे दो डॉटर शेल्स, डॉटर शेल्स। ये हैं डॉटर शेल्स जिनमें क्रोमोसोम का नंबर इसमें भी 46 है और यहाँ भी 46 है। Am I clear? यस सर। दिस इज साइटोकाइनेसिस। ये किसका डायग्राम है? साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस। So in animal cell, cell groups, in plant cell, either cell groups or cell plate, depend on the type of cell, plant cells. किसी में सेल ग्रुप भी बनते हैं, किसी में प्लेट्स बनते हैं, ठीक है। लार्जली प्लेट्स बनते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ग्रुप्स बनता है। वहीं से साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, दो सेल्स बन जाते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं। ये लिखोगे, बोथ द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल। ओके, फिनिश। सो दिस इज द स्टेज। तो वही चीजें जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, यही यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लोगे। क्लियर है ना? हटा दूं ये? यस सर। यस सर। इसके बाद मैंने पूछा था, तो यही स्टेजेस दिए हुए हैं, यहाँ सिग्निफिकेंस पूछा था, तो मैंने बताया कि जो ये सोमैटिक सेल्स में होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी की लेंथ, हमारी बॉडी की जो ये हाइट बढ़ी है, ये कैसे पॉसिबल है? थिकनेस जो बढ़ा है बिकॉज ऑफ माइटोसिस। तो ग्रोथ, आपके सेल कभी कट जाते हैं, कभी नाइफ से, कभी ब्लेड से, फिर वो रीग्रो करते हैं। कौन सा सेल डिवीजन है? वो सेल डिवीजन माइटोसिस, ठीक है ना। यहाँ क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, यानी जब एक सेल डिवाइड करता है तो जो दो सेल बनते हैं दोनों में क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिकल होता है, ठीक है ना। जितना पेरेंट सेल में है उतना ही यहाँ सेल रीजनरेट करते हैं। जो स्टेम सेल्स हैं ना, स्टेम सेल के बारे में पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी में। स्टेम सेल्स क्या है? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है ना, अपना मेंटेन करते हैं। तो रीजनरेशन, सेल की जो रीजनरेटिंग एबिलिटी है वो क्यों है? माइटोसिस के कारण। सेल का रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड है माइटोसिस, जिसमें सोमैटिक सेल डिवाइड करते हैं। उसके बाद मैंने कहा कहीं इंजरी हो जाती है, चोट लग जाता है, ठीक है, कट जाता है, सेल डैमेज हो जाते हैं, वो डैमेज सेल फिर रीग्रो कर जाते हैं, नहीं, उनको रिप्लेस करके नए सेल आ जाते हैं, इंजर्ड सेल वहां से हट जाते हैं। वो क्यों? माइटोसिस। हीलिंग भी आपकी माइटोसिस से होती है। कैंसर में क्या होता है? बहुत तेजी से सेल ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ माइटोसिस। वो बेसिकली एमाइटोटिक सेल डिवीजन है, अमाइटोटिक सेल डिवीजन है, या आप उसको माइटोटिक भी कह सकते हैं। तो वो कैंसरस सेल्स में कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। और एविडेंस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप्स इट डिसाइडेड। तो ये मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया जो कि इसमें डिमांड था। उसके बाद आप कंक्लूजन में इंड कर देंगे कि द माइटोटिक सेल डिवीजन इज वेरी एसेंशियल एंड conservative cell division in the animals as well as plant, because it occur in almost all the animals and plants, ठीक है, and play a very significant role in growth and regenerations and provide the healing capacity also. हो गया? Getting my point? Yes or no? आज के लिए इतना ही। Yes. अब आज का टाइम ओवर हो गया। ये चूंकि एक बहुत टेक्निकल और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स था, मैंने डिस्कस कर लिया। आगे और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके सर ये क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा सर, वो इकोनॉमिक्स वाला आज। आप